क्रॉस करते एक एनालोगस सिचुएशन आपको देकर के मैंने समझाया था कि जैसे आप किसी डुप्लेक्स मकान की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आपने वो रेलिंग को दोनों तरफ जो रेलिंग है अपने हाथों से पकड़ा और ऐसे ऐसे आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से डीएनए की ये दो स्ट्रैंड्स जो है वो अरेंज्ड है। जब हम डायग्राम बनाते हैं टू डायमेंशनल डायग्राम्स तो वो थोड़े अलग तरह से बन जाते हैं। हमने ये जाना कि भाई शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन है। शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। फॉस्फेट अटैच्ड है उसके साथ, है ना। शुगर फॉस्फेट के बैकबोन के साथ जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो अंदर की तरफ अरेंज्ड हैं और प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स हैं नाइट्रोजनस बेसेस। हमने ये भी जाना था कि ए टी के साथ जुड़ता है और सी जी के साथ जुड़ता है। एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स जुड़ते हैं, प्यूरीन और प्यूरीन नहीं जुड़ते, पायरिमिडीन और पायरिमिडीन नहीं जुड़ते। डबल बॉन्ड्स कहाँ हैं हाइड्रोजन के और ट्रिपल बॉन्ड्स कहाँ हैं ये भी हमने समझा। मतलब मोटे तौर पे हमने डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया था। आप में से बहुत से बच्चों ने तो ड्रॉ भी करा होगा, आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग। फिर हमने ये जाना कि इस धरती पे आज से करोड़ों साल पहले जब जीवन की शुरुआत हुई, जब लाइफ ओरिजिनेट हुई, तो पहले डीएनए बना था या आरएनए बना था, है ना। इस मिस्ट्री को हमने सॉल्व करा कि भाई पहले आरएनए बना था, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सिंपल है स्ट्रक्चर में, राइबोज शुगर है, पहले राइबोज शुगर आई होगी, फिर उसकी डीऑक्सी फॉर्म डीऑक्सी राइबोज आई होगी। कुछ आरएनएज ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स का काम भी करते हैं और उन आरएनएज को क्या कहा जाता है? कैन यू टेल मी? आरएनएज which function as enzymes they are called ribozymes। तो भाई आरएनए में कैटालिटिक एक्टिविटी भी है। आरएनए कुछ रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकता है। तो आरएनए से डीएनए बना होगा और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब आरएनए से डीएनए बन जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम चाहिए इसके लिए। अदरवाइज तो हम जानते हैं भाई डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। यहां हम आरएनए से डीएनए की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में जो जेनेटिक मटेरियल रहा होगा आज से करोड़ों साल पहले, वो आरएनए होगा। अब सवाल ये उठता है कि फिर आरएनए से डीएनए ने ये फंक्शन टेक ओवर क्यों कर लिया और इसका क्या फायदा था? ठीक है, आज की डिस्कशन हम यहीं से शुरू करेंगे। मैंने आपको पिछले सेशन का एक रिकैप दे दिया, आपको याद भी हो गई चीजें, रिवाइज हो गई। सो कागज कलम तैयार रखिएगा, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक जील के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं। माई गुड विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए जी, क्या हेडिंग है हमारा? ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, वाई डिड डीएनए become our genetic material and not RNA? ऐसी क्या खास बातें हैं डीएनए में कि इसने जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन आरएनए से टेक ओवर कर लिया? तो सुनिए भाई, डीएनए आरएनए के मोटे मोटे डिफरेंसेस जो है और सिमिलैरिटीज जो है वो दोनों देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेट करता है, इट जेनरेट्स अ रेप्लिका। DNA provides the scope for slow changes required for evolution। जब डीएनए रेप्लिकेट करे, उस रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में गलती होना जरूरी है। व्हेन आई से गलती मीन्स एरर, मीन्स मिस्टेक। तो मैं किस चीज को हिंट कर रहा हूं बताइए? जब मैं डीएनए की रेप्लिकेशन में मिस्टेक की बात कर रहा हूं कि गलती हो जानी चाहिए, तो इससे क्या मतलब है? राइट, यू गॉट इट राइट। इससे मेरा मतलब है म्यूटेशन, राइट। और ये म्यूटेशन क्यों आवश्यक है? म्यूटेशन से ही तो वैरायटी आएगी। म्यूटेशंस आर द अल्टीमेट सोर्स फॉर वेरिएशंस। और अगर वैरायटी होगी बेटा तभी तो इवोल्यूशन होगा, राइट। ये इवोल्यूशन हमने आगे डिटेल में करना है। जेनेटिक्स के बाद अगला कंसेप्ट हम इवोल्यूशन का ही पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पे याद रखिएगा,
variations provide raw material for evolution. Ultimate source of variations is mutation. Mutation मतलब mistake in the DNA. Okay, next point. DNA स्ट्रक्चरली एंड केमिकली ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए. अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया आरएनए के लिए. मैं डीएनए और आरएनए को कंपेयर कर रहा हूँ. पहले दोनों पॉइंट्स कंपेयर हो गए, राइट. थर्ड पॉइंट में मैंने कहा कि डीएनए स्ट्रक्चरली केमिकली ज्यादा स्टेबल है, आरएनए नहीं है. डीएनए जो है इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन कैरेक्टर्स. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. डीएनए के एक शॉर्ट सेगमेंट को जीन कहते हैं हम, जिसे पहले फैक्टर कहा गया था. मेंडल उन फैक्टर्स की फिजिकल प्रेजेंस नहीं दिखा पाए थे. क्लियर हो गया दैट व्हाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए इज अ बेटर कैंडिडेट फॉर बीइंग जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू आरएनए. तो यानी हमारे विजेता जो हैं, स्पॉटलाइट जिनके ऊपर डाली जा रही है, वो है डीएनए. ऐसी ही कुछ स्पॉटलाइट आपके ऊपर भी होगी जब स्टेज पे आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री सम्मान पूर्वक लेने जाएंगे. वो लम्हे ही कुछ और होंगे. जरा इमेजिन करके देखिए कि जब वो वाली फोटोग्राफ आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे तो चारों तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस की जैसे बाढ़ सी आ जाएगी. यस, अपने अंतर्मन से हमेशा ये कहते रहिए कि हमें एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है. हम लोग हैं ना आपके साथ, बिल्कुल बनेंगे आप. चलिए जी, आज के सेशन में और आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा मैथमेटिक्स हो जाए. मैथमेटिक्स इन द सेंस थोड़ी सी कैलकुलेशंस. अगर आप याद करें, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं. फिर हमने जाना था हेलिक्स की पिच कितनी है, हेलिक्स का डायमीटर कितना है. उन्हीं कुछ बेसिक वैल्यूज को लेकर के कुछ और बातें हम समझते हैं. चलिए, आपको याद होगा जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ये लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ. प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया की उदाहरण लेकर के हमने पढ़ा था. अब आप देखिए कि अगर हम बात करें कि डीएनए का जो ओवरऑल साइज जो है, जो लंबाई है, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल में इट्स 1.4 mm. एंड अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल का जिक्र करें 2 × 10⁻³ mm. अजीब लगता है. सेल इतना छोटा और डीएनए इतना बड़ा. कैसे संभव होगा कि एक इतना लंबा धागा एक इतनी छोटी सी जगह में एडजस्ट हो जाए, फिट हो जाए. यानी किसी तरीके से तो उस डीएनए को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा. भाई फोल्ड होना पड़ेगा या कॉइल होना पड़ेगा, तभी तो कम जगह में वो एडजस्ट हो जाएगा. ये आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एक माचिस की डिब्बी है, छोटी सी मैच बॉक्स जिसे हम कहते हैं, है ना, माचिस की तीलियां रखने वाली जो माचिस की डिब्बी है. मैं आपसे कहूं कि इतनी लंबी रस्सी जो है आप उसमें डाल दीजिए. आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है ना. तो कॉइल तो करना पड़ेगा, फोल्ड कर करके किसी तरह से वो उसमें फिट होगी. ऐसा ही कुछ डीएनए और ओवरऑल सेल के साथ है. ध्यान से सुनिएगा बेटा. डीएनए इन अ प्रोकैरियोटिक सेल is 80 times the size of the cell. उस सेल के साइज के मुकाबले 80 गुना ज्यादा बड़ा है. 80 टाइम्स ज्यादा है. दैट इज स्ट्रेंज. देखिए, है ना, 80 टाइम्स मोर. देख पा रहे हैं यहाँ पे खट 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 करके वो संख्या बढ़ती जा रही है. सो आपको एक तरह से इंडिकेट किया गया है, समझाया गया है कि कितना बड़ा है प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सेल के ओवरऑल साइज के मुकाबले. तो कैसे एडजस्ट होगा देखते हैं. इन प्रोकैरियोट्स नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ सेल इज 4.7 × 10⁻⁶. प्रोकैरियोटिक सेल में बेस पेयर्स की जो संख्या है वो है 4.7 × 10⁶. डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट बेस पेयर्स 0.34 mm. ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी याद रखना है, ये वाली बात भी याद रखनी है. डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स इज 0.34 mm. तो यानी टोटल लेंथ ऑफ डीएनए हम सिंपली इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे. सो इट कम्स आउट टू 1.6 mm.
है ना? डीएनए की लंबाई इतनी होगी। अब उस सेल के अंदर एडजस्ट कैसे करेंगे? देखते हैं जी कैसे करेंगे। इसके लिए डीएनए का पैकेजिंग होना जरूरी है। ये शब्द ध्यान रखिएगा बेटा, नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। फिर मैं आपको यूकैरियोट्स के बारे में भी बताऊंगा, है ना? अभी हम प्रोकैरियोट्स का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डीएनए वो कैसे पैकेज्ड है, किस प्रकार से वो छोटी सी जगह में समा जाता है। देखते हैं स्क्रीन पे क्या है जी हमारे लिए। जीनोमिक डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय स्पेशल प्रोटीन्स। जीनोमिक डीएनए जो है वो इस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है कि बड़े बड़े लूप्स बन जाते हैं। उसके लूप समझते हैं ना, बड़े बड़े लूप्स बन जाते हैं जो कि किस प्रकार से स्टेबलाइज्ड है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेशल प्रोटीन्स। व्हाट आर दोज प्रोटीन्स कॉल्ड? न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, शॉर्ट में NAPS, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। प्रोकैरियोट्स का जिक्र हो रहा है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं जी, NAPs फुल फॉर्म बताया, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। दे आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड्स, लाइसिन, आर्जिनिन, ये बेसिक एमिनो एसिड्स हैं। तो नाम तो याद रखने पड़ेंगे मेरे बच्चे, लाइसिन एंड आर्जिनिन। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स में जो एमिनो एसिड्स हैं, लाइसिन है, आर्जिनिन है। ओके, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। फॉस्फेट है ना उसमें, फॉस्फोरिक एसिड जो हम कहते हैं। सो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए बाइंड कर जाता है टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड NAPs टू फॉर्म न्यूक्लियोइड, राइट? जो जीनोमिक डीएनए है प्रोकैरियोट्स का, वो किससे बाइंड कर रहा है? NAPs के साथ, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जहां पे हमने देखा कि भाई उनमें बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन है, आर्जिनिन है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। DNA is packaged compactly inside a prokaryotic cell due to supercoiling of DNA. Very important term, supercoiling of DNA हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? राइट? मोटी मोटी बात हमने यहाँ पे क्या पढ़ी है? डीएनए का साइज बड़ा है, सेल का साइज छोटा है। छोटी जगह में एक बड़ी चीज को फिट करना है तो उसको कॉइल करना पड़ेगा, लूप करना पड़ेगा। जैसे धागा हम लपेट देते हैं एक दूसरे के ऊपर ऊपर करके, छोटा सा आपने मान लीजिए गोला बना दिया एक, और उसमें NAPs, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं जो कि स्टेबलाइज कर रहे हैं उसे। और उनमें कौन से अमीनो एसिड्स हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। डायग्राम देखें एक बार। चलो जी राजा बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज। वाई डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज? फास्फोरस याद कर लीजिए, ठीक है? NAPs have positive charge, nucleoid associated proteins they have positive charge। ये हमने प्लस का साइन बना के इंडिकेट करा ना, ये रहा, ये प्लस का साइन, ठीक है जी? न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, इज इट क्लियर? नाउ अब आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस प्रकार से डीएनए का सुपर क्वाइलिंग हो रखा है। कैन यू सी, लूप्स बनी हुई हैं और बीच बीच में ये न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, NAPs। सो दिस इज हाउ द डीएनए इज अरेंज्ड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन इज कि जो समस्या प्रोकैरियोट्स के साथ आ रही है कि एक छोटी सी जगह में इतने लंबे डीएनए को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, है ना? तो वही समस्या तो फिर यूकैरियोट्स के साथ भी होगी। और भाई यूकैरियोट्स में तो फर्दर जो है न्यूक्लियस है सेल के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, तो इनकी समस्या तो और ज्यादा बड़ी हो गई। सो देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स ने इस समस्या का समाधान किस प्रकार करा है। यूकैरियोट्स में नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन द सेल इज 6.6 into 10 raised to power 9.
The distance between adjacent base pairs 0.34 nm. So the total length आप कैलकुलेट कर लेंगे इजीली. अब आप हैरान होंगे, भाई ये तो और ज्यादा हो गई लंबाई, 2.2 मीटर्स m. स्ट्रेंज, इतना छोटा सा सेल, इतना लंबा धागा, कैसे एडजस्ट होगा उसमें? देखते हैं जी कैसे एडजस्ट होगा. सो आप देख सकते हैं सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, राइट, और टोटल लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर. इमेजिन, इसका मतलब है न्यूक्लियस के ही चारों तरफ पता नहीं कितने हजार लाख बार उस डीएनए को आप लपेट सकते हैं, है ना? इतना डिफरेंस आ गया साइज में. कैसे इस समस्या का समाधान किया है यूकैरियोट्स ने? लेट्स सी दैट. सो अब हम देख रहे हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स. पहले हमने क्या देखा था? डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, जिसमें NAPs थे, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, व्हिच आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन. अच्छा, कुछ एसिडिक अमीनो एसिड के नाम बताओ जल्दी से. एसिडिक अमीनो एसिड के नाम बता सकते हैं जिसके नाम के आगे ये एसिड लगा होगा? ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं. हम यहाँ पे बेसिक की बात कर रहे थे, लाइसिन एंड आर्जिनिन की. सो देखते हैं जी डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स में किस तरह से होता है. सुनिए, गौर से सुनिएगा. जीनोमिक डीएनए इन यूकैरियोट्स, it is held together by positively charged proteins called histones. वहां पे NAPs थे, यहां पे क्या है बेटा जी? हिस्टोन्स. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट. ध्यान रखिएगा, यूकैरियोट्स में हम जिक्र कर रहे हैं. सो हिस्टोन्स ना अलग अलग तरह के होते हैं. हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम है, पॉजिटिवली चार्ज है ये, और ये कितने प्रकार के हैं देखो, गौर से देखो. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स, 5 तरह. कितने तरह के? 5 तरह. अब कौन कौन से नाम है? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. चलो मैं लिख देता हूं. हिस्टोन्स हैं H1, H2A, H2B. तो जो H1 के बाद H2 आता है ना, उसमें फर्दर 2 टाइप्स कर दिया हमने, 2A एंड 2B, एंड देन H3 एंड देन H4. ठीक है, पहले ऐसे याद करो, H1 2 3 4, और जो 2 है उसके फिर 2 कर दो, H2A एंड H2B. हिस्टोन्स, they are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. Very very important. ये जो 4 हिस्टोन्स है ना, इसमें से H1 को अलग कर दीजिए, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये ऐसे अरेंज्ड है कि एक ऑक्टामर बन जाता है. अभी न्यूक्लियोसोम मॉडल बताऊंगा मैं आपको. So histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer या न्यू बॉडी भी बोल देते हैं, ये न्यूक्लियोसोम कोड. डायग्राम देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, घबराओ नहीं. देखो जी, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स की बात हो रही. हिस्टोन के प्रकार बता रहा हूं. H1 ऐसे मान लो कि लंबे से स्लाइस की तरह दिखा दिया हमने. ये गोले दिखा दिए मैंने, 4 अलग अलग रंग दे दिया मैंने इनको. ठीक है जी. H2A, H2B, H3 एंड H4. H1 को अलग कर दिया. तो ये जो 4 गोले नजर आ रहे हैं ना हमें, 1 2 3 एंड 4, ये 4 बॉल्स की तरह इमेजिन करो, छोटी छोटी, और उनको डबल कर दो, 4 का डबल करके 8 कर दो, तो तभी ऑक्टामर बना ना वो. ठीक है, इसी के चारों तरफ डीएनए का धागा लिपटा हुआ है. जैसे मोती है, छोटे छोटे मोती होते हैं ना, माला में मोती पिरोने वाले, ऐसे इमेजिन कर लो भाई, ये छोटे छोटे मोती हैं, 4 मोती हैं, 4 के ऊपर 4 और रख दो, और वो जो धागा जिसकी हम बात कर रहे हैं है ना, वो ऐसे पिरोया हुआ है इसके चारों तरफ, समथिंग लाइक दिस, राइट. तभी बीड्स इन अ स्ट्रिंग की बात करते हैं ना, बीड्स मतलब मोती पिरो दिए जैसे माला में, ये कुछ इस तरह से लगता है देखने में. आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए, चारों गोले डबल कर दिए मैंने. हिस्टोन ऑक्टामर आपको समझ आ गया. ये वाली चीज जो है इतनी बड़ी जो दिख रही है, रंग बिरंगी गेंद दिख रही है आपको, ये हिस्टोन ऑक्टामर है. यू कैन सी 2 ग्रे कलर्ड बॉल्स, यू कैन सी
यहाँ पे 2 ऑरेंज कलर्ड बॉल्स, 2 पर्पल कलर, अब कहेंगे ग्रीन तो एक दिख रहा है, एक आपको आगे से दिख रहा है ना, इमेजिन कीजिए एक इसके पीछे भी है, तभी वो 8 बनेंगे। और वो नीचे येलो वाला हमें दिख रहा है अलग से, एक H1 जो है, राइट? ये रहा जी हमारा डीएनए, डीएनए का ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन और बीच में वो नाइट्रोजनस बेसिस। ये ध्यान रखना बेटा, न्यूक्लियोसोम कोर, एन्यूबॉडी, हिस्टोन ऑक्टामर, एक ही बात है ना। अब वो जो हिस्टोन ऑक्टामर है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे हमने दिखा दिया एक सिलेंडर की तरह, और वो धागा लिपटा दिया उसके ऊपर, एक थ्रेड जैसी चीज उसके ऊपर लिपट गई। ध्यान दीजिए, डीएनए ऑफ 200 बेस पेयर मेक्स अ 1.75 लेफ्ट हैंडेड टर्न ओवर द हिस्टोन ऑक्टामर। जैसे ये मेरी मुट्ठी है, हिस्टोन ऑक्टामर है, एक धागा हमने इसके ऊपर ऐसे लिपटा दिया है, राइट? दैट इज व्हाट इज योर डीएनए। सो अल्टीमेटली फिर जब ये वाली चीज जो बनी है, आगे आप देखना इसका भी सुपर कॉइलिंग होता जाएगा, सोलेनॉइड बनेगा, फाइनली क्रोमोसोम बनेगा। इतना क्लियर है अभी तक डीएनए का स्ट्रक्चर? हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, राइट? H2A, H2B, H3 एंड H4 ये मिलकर के हिस्टोन ऑक्टामर बना देते हैं, जिसे न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। इसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होता है, ठीक है जी। ये रहा न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन ऑक्टामर और साथ में डीएनए। नाउ ये चीज स्टेबल कैसे रहती है, कहां कहां किस प्रकार के बॉन्ड्स बन रहे हैं? इट इज स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। लिख देते हैं जी आगे यहां। इट इज स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, किसके बीच में? OH groups in the amino acids of the histone peptide, histone protein, proteins are made up of amino acids, वहां पे जो OH group है, and the phosphodiester backbone of DNA, phosphodiester backbone, phosphodiester bonds होते हैं DNA में। So OH group in the amino acids of the histone proteins and phosphodiester backbone of the DNA, इनके बीच में क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज रहता है, ठीक है? अब आप देखो, क्लियर हुआ देख के? एक आपको न्यूक्लियोसोम इतना सा दिख रहा है, एक दूसरा दिख रहा है, दोनों को बीच में जोड़ने वाला भी तो एक डीएनए है। दिखा आपको? ये वाली चीज हाईलाइट करता हूं मैं, देखिएगा, ब्लैक कलर ले लेता हूं, चलो। ये क्या नाम दिया है इसका? लिंकर डीएनए। एक गोले और इस दूसरे गोले को जोड़ने वाला डीएनए का जो टुकड़ा है बीच में, that is linker DNA. You can see one nucleosome is connected to other nucleosome by linker DNA. Got it? Nucleosome क्या है? वो हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए मिला के न्यूक्लियोसोम कह दिया हमने। सो एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम को लिंकर डीएनए जोड़ रहा है। पढ़ते हैं जी। Two nucleosomes are connected by a stretch of DNA that is called linker DNA या इंटरबीड। बीड हमने इनको कह दिया भैया, ये मनके हैं माला के, है ना, ये मोती हैं, ऐसे कह लीजिए, बीड्स हैं। इन दोनों बीड्स के बीच का डीएनए इंटरबीड, बीड समझ रहे हो ना शब्द जिसके लिए यूज कर रहा हूं। सो दोनों बीड्स के बीच वाला इंटरबीड या फिर लिंकर डीएनए। यहां पे H1 प्रोटीन जो है वो लगा होगा, हिस्टोन एक H1 भी था ना। The H1 protein of the histone octamer is attached over the linker DNA, है ना, यहां दिखाया नहीं हमने अभी। न्यूक्लियोसोम एंड द लिंकर डीएनए कलेक्टिवली क्रोमेटोसोम कहलाता है। अगर हमसे पूछा जाए, मैं लिखता हूं जी यहां पे कि व्हाट इज क्रोमेटोसोम, व्हाट इज क्रोमेटोसोम, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए। दूसरा नाम क्या है लिंकर डीएनए का? इंटरबीड, राइट? मोती माला में पिरोए हुए हैं, दो मोतियों के बीच का जो गैप है, जो धागा है, दैट इज लिंकर डीएनए, राइट? तो कैन यू सी लिंकर डीएनए कहां का है? ये रहा लिंकर डीएनए, ये सब जहां जहां मैं
टिक कर रहा हूं, ये लिंक कर दिया। क्लियर जी? क्रोमैटिन अब हम किसे कह देंगे? न्यूक्लियोसोम्स आर सीन एज थ्रेड लाइक बॉडीज राइट इन द न्यूक्लियस। हर समय आपको सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नजर नहीं आते। जब हमने सेल डिवीजन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि मेटाफेज स्टेज पे आपको ये चीज नजर आती है, प्रॉपर क्रोमोसोम्स बने हुए, है ना? अदरवाइज तो वो क्रोमेटिन मटेरियल है। अच्छा, क्रोमेटिन वर्ड का मतलब क्या है? क्रोमा वर्ड तो कलर को रेफर करता है ना, तो यानी न्यूक्लियस को हम स्टेन करके कलर जब करते हैं तो ये चीज कलर पिक कर लेती है और फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख पाते हैं। सो क्रोमेटिन मीन समथिंग विच कैन गेट कलर्ड, जो स्टेन पिकअप कर ले, राइट? न्यूक्लियोसोम्स कैसे दिखते हैं? थ्रेड लाइक बॉडीज सीन इन द न्यूक्लियस। These structures are known as chromatin because they are seen as colored bodies. Chroma referring to color. These are seen as colored bodies when stained. जब आप उन्हें स्टेन करेंगे और डायमीटर 10 nm, राइट जी? ये वैल्यू याद रख लीजिएगा, डायमीटर, राइट? क्रोमेटिन समझ आ गया? वो जो लंबा धागा बन गया, राइट? डीएनए प्लस दीज हिस्टोन ऑप्टोमर्स। अब ये दिखता कैसे? इधर देखो, ऐसा दिखेगा। जब आप एक सेल को देखेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका व्यू देखेंगे, तो आपको क्रोमेटिन मटेरियल कुछ ऐसा नजर आएगा। अंदर दिख रहा है छोटे 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 दाने 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 दाने, ऐसा लग रहा है कि धागे में पिरोए हुए सारे दाने हैं। दिस इज हाउ इट एक्चुअली अपीयर्स। ओके, तो भाई ये क्रोमोसोम जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी ये क्रोमोसोम तो नहीं बना है। अभी क्रोमोसोम कैसे बनेगा? इधर देखिए, क्रोमेटिन फर्दर क्वाइल्स। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। वो जो क्रोमेटिन हमने कहा था कि भाई ये धागा है, बीच में ये एक बीड है, धागा है, बीड है, धागा है, बीड है, ऐसे ऐसे। इसी चीज को यहाँ पे और खूबसूरत तरीके से दिखाया है। हमने यहाँ पे दिखा दिए कि ये रहे हमारे हिस्टोन ऑक्टामर। चलो मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ और इसके चारों तरफ जो है ऐसे करके डीएनए लपेटा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। बीच में लिंकर डीएनए है ना? दिस इज द वे आई एम शोइंग इट आपके लिए। ये बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ओके, ये धागा जो है फर्दर क्या करता है? कॉइल हो जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैसे फर्दर कॉइलिंग हो गई है इसकी, है ना? इन कॉइल्स की फर्दर और ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगी। हमें ज्यादा कॉम्पैक्ट करते जाना है ताकि छोटी से छोटी जगह में ये इतना लंबा धागा फिट हो जाए। क्रोमेटिन फर्दर कॉइल्स, इंपॉर्टेंट, क्रोमेटिन फर्दर कॉइल्स एंड कंडेंसेस। कॉइल भी हुआ और कंडेंस भी हुआ टू फॉर्म कॉम्पैक्ट 30 nm स्ट्रक्चर कॉल्ड सोलेनॉइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोलेनॉइड पे पूछा जा सकता है। व्हाट इज सोलेनॉइड? चलिए जी लिख देते हैं कि ये चीज क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे पूछ सकते हैं। आप भी नोट्स में लिखेंगे। सोलेनॉइड क्या है? वही क्रोमेटिन का धागा जिसकी पहले कॉइलिंग हुई, उसके बाद फिर फर्दर और कॉइलिंग हुई है और वो कंडेंस भी हो गया है, एंड वी कॉल इट सोलेनॉइड। 30 nm, 30 nm मॉडल ऐसे भी बोल देते, सोलेनॉइड मॉडल बोल देते। नाउ उसके बाद और आगे क्या? और ज्यादा कंडेंसेशन होगा। दिस condenses even further to form chromatin loops of 300 nm in diameter and they are called supercoil. जो सोलेनॉइड था वो फर्दर कंडेंस हुआ, लूप्स बनी और हमने उसे कह दिया सुपर कॉइल। सो क्रोमेटिन, सोलेनॉइड, सुपर कॉइल, याद रखना है जी। ओके, इधर देखिए, ये ऐसे करके दिख रहा है आपको ये लूप, इस तरह से ये चीज हो गई, राइट? ये जो है इसके अंदर क्या है, इसी चीज को अगर मैं ऐसे एनलार्ज करूं तो अल्टीमेटली ये वही चीज है जो हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, जो कॉइल हो के सुपर कॉइल हो गई है। ये ब्लू कलर जो है वही चीज है जो हमने अभी डिस्कस करा है। सो दिस इज द फर्दर कॉइलिंग। इसी तरह से ये चीज कॉइल अप होती जा रही है, होती जा रही है, एंड अल्टीमेटली इसने क्या बनाना है जी? क्रोमोसोम बनाना है। ओके, दिस super coils to form the chromatid that is 700 nm। क्रोमोसोम का हिस्सा होती है जी क्रोमेटिड, याद है?
ये आपके सामने क्रोमेटिड नजर आ रही है 700 nm, राइट? तो इस क्रोमेटिड को अगर ये दिख रहा है आपको, अनवाइंड करा, इसके अंदर छुपा हुआ ये धागा हमने खोला, तो ये चीज एक्चुअल में ऐसे है 300 nm, उसके बाद 700 nm। इज इट क्लियर टू यू? सिंपल है चीजें, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आएगी, ये जो प्रक्रिया हो रही है क्वाइलिंग की, सुपर क्वाइलिंग की, यहां पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स चाहिए होंगे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, पहले तो हिस्टोन प्रोटीन्स का जिक्र किया था, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व है। दिस प्रोसेस requires an additional set of proteins. Important. If we are asked a question, which is the additional set of proteins required during supercoiling? तो आप कहेंगे कि ये हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, NHC। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, पहले हिस्टोन प्रोटीन्स थे डीएनए के साथ जो जुड़े, H1, H2A, H2B, H3, H4। अब इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए। ये है जी क्रोमेटिड और ये है जी क्रोमोसोम, एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हमारे सामने। ये रहा जी 700 nm, दिस इज 1400 nm। तो अल्टीमेटली एक क्रोमोसोम जो है, जो हमें सेल डिवीजन के टाइम पे मेटाफेज स्टेज में नजर आते हैं, ये क्रोमोसोम अगर कोई हमसे पूछे भाई ये किससे बना है, तो आप कहेंगे भाई किससे बना है? क्रोमोसोम में डीएनए होता है, बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे भाई इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स लिख देते हैं हम, बिल्कुल सही। इसके अलावा इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, जो अभी अभी देखें, राइट? क्लियर है? आज आपको आई थिंक अच्छे से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। डू ऑल द डीएनए लुक लाइक दिस? क्या सभी डीएनए इसी तरह से दिखते हैं जैसा हमने अभी जिक्र करा? चलिए देखते हैं जी। नाउ सुनो, दो टर्म्स हम और समझने जा रहे हैं, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है और यूक्रोमेटिन क्या है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, है ना? मान लीजिए मैं लैब में आपको एक्सपेरिमेंट करवाता हूं, हम कहते हैं चलो एक सेल के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। मैंने आपको पर्टिकुलर स्टेन्स दे दी, सारा मटेरियल दे दिया, और फिर आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, और आप कहेंगे कि सर कुछ कुछ हिस्सा हमें लाइटली स्टेन्ड नजर आ रहा है और कुछ कुछ हिस्सा हमें डार्कली स्टेन्ड नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? आप पूछ सकते हैं कि सर आपने कहा था क्रोमेटिन जो कलर को ले लेता है, कलर हो जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल है, तो कोई ज्यादा डार्क दिख रहा है, कोई कम डार्क दिख रहा है? अब ध्यान रखना है, एक होता है क्रोमेटिन का पार्ट यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, नई टर्म्स आपके सामने आ गई। यूक्रोमेटिन, स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा, EU, यूक्रोमेटिन, एंड सेकेंड इज हेटेरोक्रोमेटिन, lightly staining and darkly staining. Heterochromatin is the darkly staining part, right? Differences देखते हैं हम क्या है जी इसमें। इधर देखिए राजा बेटा, इस एक सिंगल स्लाइड के जरिए सारा कंसेप्ट क्लियर किया गया है। यहां हमने लिया है यूक्रोमेटिन और इधर है जी हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड रीजन, लूज पैकिंग है इसकी, आप देख सकते हैं। ये रहे हमारे, ये क्या चीज है? दिस इज द न्यूक्लियोसोम या हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए, न्यूक्लियोसोम। कैन यू टेल मी, ये जो डीएनए बीच बीच में इनको जोड़ रहा है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए, इंटरबीड। ओके, अब यूक्रोमेटिन लूज पैकिंग है, कई जगहों पे जाकर के पैकिंग बीच बीच में और ज्यादा गुत्थम गुत्था हो रखी है एक तरह से। दिस इज हेट्रोक्रोमेटिन, देख रहे हैं आप न्यूक्लियोसोम कितना पास पास आ गए हैं, राइट? दिस इज हेट्रोक्रोमेटिन एंड इट इज डेंसली पैक्ड रीजन। एक लंबा धागा है, कुछ जगहों में वो धागा ढीला है, कुछ कुछ जगहों में वो धागा इतना टाइटली पैक्ड है, एक सिंगल धागे में ही दोनों चीजें दिख जाएंगी आपको। ओके, जो यूक्रोमेटिन है ये लाइटली स्टेन करता है, जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये डार्कली स्टेन करता है, ये डिफरेंस हो गया। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। अब आपके सामने एक नई टर्म आ रही है यहां पे, क्या? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन सुना तो होगा आपने पहले भी, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। अभी हम देखेंगे व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, कि भाई डीएनए से आरएनए बनेगा, है ना, फिर ट्रांसलेशन होगा, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे। तो क्रोमेटिन का सारा हिस्सा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है, कुछ कुछ हिस्सा इनएक्टिव भी होता है। तो जो इनएक्टिव होता है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछें वो कौन सा हिस्सा है, वो हेटेरोक्रोमेटिन है, जो डेंसली पैक्ड है, जो डार्कली स्टेन करता है, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इज इट क्लियर? चलो जी, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज दिस डीएनए डिवाइड इनसाइड द सेल। हमने डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करी, अच्छे से समझ गए हम सारी बातें। सेल में जब डिवीजन होना है, हम जानते हैं कि भाई दिस इज वन सेल, दिस सेल हैज अ न्यूक्लियस, the cell divides to form two daughter cells. Of course the two daughter cells will have two nuclei, दोनों में एक एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। तो जो डीएनए यहाँ पे था ऐसे, है ना, ये बंट के दोनों में आ गया बराबर। तो ये कैसे हुआ, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं कैसे ये बट गए दो में? हाउ डज द डीएनए डिवाइड? दिस इज व्हाट रियली दिस वाज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ साइंटिस्ट। ये कैसे हुआ होगा, डीएनए ने रेप्लिकेट कैसे करा होगा अपने आप को, और उस रेप्लिकेशन में जब गलती हो जाए, एरर हो जाए, उसी चीज को तो म्यूटेशन कहते हैं। So what we are going to study is the replication. What is the meaning of replication? A process of copying and duplicating of the genetic material DNA. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक डीएनए ने ही तो जाना है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड वही तो है, वही तो आगे लेके जाएगा। रेप्लिकेशन कैसे होता है आज हम जानते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है रेप्लिकेशन का। सेमी कंजर्वेटिव से क्या मतलब है? सपोज कीजिए ये रहे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स, जब रेप्लिकेशन होना है तो स्ट्रैंड को अनवाइंड भी करना होगा, है ना। यहां से जब हम कहें कि भाई डॉटर डीएनए बन रहा है, सपोज ए पेरेंट डीएनए है ना, तो मैंने इससे सपोज ऐसे दो स्ट्रैंड्स बनाए हैं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ऐसे। ये नहीं कि बीच में से कट गया, दो टुकड़े हो गए, नहीं ऐसे नहीं है। तो एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा और एक जो है वो नया सिंथेसाइज्ड है, डॉटर जो सेल्स बने, राइट जी, क्लियर है? अभी और समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। पहले रेप्लिकेशन की परिभाषा लिख लो आप। A process of copying and duplicating of the genetic material. इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया मीजल्सन एंड स्टॉल ने, वेरी इंपॉर्टेंट, कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। समझेंगे इस चीज को डिटेल में। वैज्ञानिक का नाम याद रखिए, वॉटसन क्रिक पढ़े थे, रोजलिन फ्रैंकलिन बताया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ बताया था, एवरी मैक्लियोड मैककार्थी, राइट। और अब आपके सामने आ गए मीजल्सन एंड स्टॉल, हर्शी एंड चेज भी पढ़े थे हमने। ओके, सुनो, मैथ्यू मिजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, इन्होंने एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लेके अमोनियम क्लोराइड में। और क्या था ये एक्सपेरिमेंट जानते हैं जी, देखिए। बैक्टीरिया, वही हमारा जाना पहचाना ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। तो पहला स्टेप था एक्सपेरिमेंट का कि भाई ई कोलाई बैक्टीरिया लिए, उनको हमने ग्रो करा एक ऐसे मीडियम में जहां पे अमोनियम क्लोराइड है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ, N15 लिखा है ना, ऐसे N लिखा है, ऊपर ये 15 लिखा है। इज इट अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप? नो नो नो, हैवी आइसोटोप। रेडियोएक्टिविटी से कंफ्यूज मत कर जाना। अमोनियम क्लोराइड का ये नाइट्रोजन जो N15 है बेटा, ये हैवी आइसोटोप है। तो ऐसे कल्चर मीडियम में इन्होंने उसे ग्रो करा। क्या मकसद था उनका ऐसा करने का, ये हैवी वाला आइसोटोप क्यों लिया, अभी हम समझेंगे। So this is the ammonium chloride NH4Cl culture medium, जिसमें E. coli बैक्टीरिया को पनपने दिया, ग्रो करा। N15 is a heavier isotope of nitrogen. Please remember, heavier isotope. It is not a radioactive isotope. ये radioactive isotope नहीं है, ये heavy isotope है। Isotopes याद कर लीजिए, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे।
Isotopes are the atoms of a chemical element having same atomic number but different mass number. Isotopes में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर अलग हो जाता है. ऐसे ही हमारे पास नाइट्रोजन 15 है जो कि हैवी आइसोटोप है. सो बैक्टीरिया जब हम इस हैवी आइसोटोप वाले मीडियम में ग्रो करेंगे तो अगली जेनरेशन में जो बैक्टीरिया आएंगे उनका डीएनए में जो नाइट्रोजन होगा वो हैवियर नाइट्रोजन होगा. डीएनए में नाइट्रोजन तो है ही भैया, नाइट्रोजनस बेसिस है, तो हैवी नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उसमें. क्लियर है ना? अब आप देखिए नॉर्मली जो डीएनए हम देखते हैं, डीएनए विद द नॉर्मल N14, राइट? N14 इज द नॉर्मल आइसोटोप, है ना? और दूसरा यहां देखिए डीएनए विद N15. कैन यू सी द डिफरेंस? है ना? फिर से दिखाता हूं, इधर देखिएगा, जस्ट अ मिनट. ये देखो मेरे बच्चे, ये है डीएनए जिसमें हमने N14 दिखाया है. 3 प्राइम एन, 5 प्राइम एन सब नजर आ रहा है आपको. नाइट्रोजनस बेसिस नजर आ रहे हैं, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन नजर आ रहा है. अब आप देखिए अगर N15 होगा तो हमने ये रेड रेड कर दिया सारा. ये वाले किन को रेड करा है मैंने? किस चीज को? शुगर को रेड करा है? फॉस्फेट को रेड करा है? नहीं ना, नाइट्रोजनस बेसिस को करा है ना, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स को, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन है. सो दिस इज द डीएनए व्हिच हैज N15. सेकंड स्टेप क्या था? पहला स्टेप था अमोनियम क्लोराइड वाला कल्चर मीडियम लेकर के इकोलाई ग्रो कर दो, लेकिन वो हैवी आइसोटोप हो. अब बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट, बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर का जेनेटिक मटेरियल अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, नई बैक्टीरियल कॉलोनीज बनेगी, डॉटर बैक्टीरिया बन जाएंगे कितने सारे. सेकंड स्टेप वाज ट्रांसफर ऑफ ई कोलाई. सेकंड स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ ई कोलाई विद हैवियर आइसोटोप जो है नाइट्रोजन का इनटू नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसमें कि N14 है. हैवियर वाले में से निकाल करके बैक्टीरिया को अब नॉर्मल वाले कल्चर मीडियम में डाल. ठीक है, कैन यू सी दिस? पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये है जी, रेड कलर से हमने N15 दिखा दिया, येलो कलर से यहाँ पे हमने N14 दिखाया. रेडियो एक्टिव नहीं है, ये हैवी आइसोटोप है, इतना ध्यान रखना. हैवी आइसोटोप में जो हमने ई कोलाई ग्रो करा था, कल्चर करा था, कुछ क्षणों बाद उसे हमने ट्रांसफर कर दिया अब नॉर्मल वाले में. चलिए जी आगे देखते क्या होगा. नाउ फिर हमने क्या करा, उस कल्चर मीडियम में से सैंपल्स लिए थोड़े थोड़े समय बाद, राइट? एक तो इमीडिएटली ले लिया 0 मिनट्स, 20 मिनट बाद लिया, 40 मिनट बाद लिया. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अब हम सैंपल लेके क्या जानेंगे? सैंपल लेके हम ये जानेंगे कि ये जो हमारे पास अब बैक्टीरियल कॉलोनीज आ गई हैं, इनके अंदर जो डीएनए है वो हैवी है, लाइट है या मॉडरेट है, दोनों के बीच का है. वो हम कैसे जानेंगे? डीएनए को कोई तराजू में थोड़े ना तोल देंगे, है ना? कोई ऐसा वेइंग स्केल थोड़ी ना जिसमें भार नाप लेंगे डीएनए का. उसके लिए हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करना होगा सीजियम क्लोराइड में, राइट? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसीजर है जिसमें अपनी डेंसिटी के अनुसार अलग अलग लेवल्स पे डीएनए सेटल कर जाता है. देखते हैं जी क्या किया हमने. स्टेप 3, cesium chloride centrifugation of the DNA samples. Important, ध्यान रखना. CSCl, cesium chloride centrifugation of the DNA samples. पहला स्टेप था हैवी नाइट्रोजन में ई कोलाई को ग्रो करना. सेकंड था थोड़ी देर बाद उसे नॉर्मल वाले नाइट्रोजन में ट्रांसफर कर देना. तीसरा है सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसीजर करना है. व्हाट इज दिस सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन? ये एक ऐसी टेक्निक है विच इज यूज्ड for separation of particles from a solution. किसी भी सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स हैं, उन्हें आप अलग करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू, किस आधार पे? अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम. तो सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन में वो सेपरेट हो जाते हैं. अब आप देखिए बेटा जी, हमने ई कोलाई जो N14 मीडियम में है, डीएनए लेकर के सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसीजर करा. हमें क्या नतीजे मिले, हमें क्या रिजल्ट्स मिले? हमने सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में देखा कि हमें कुछ ऐसे बैंड्स नजर आ रहे, डीएनए कैसे कैसे सेटल हुआ. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस cesium chloride centrifugation,
डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, हमें बैंड्स मिले हैं अलग अलग तरह के। ये बैंड क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जरा गौर से समझना है। इसमें सिंपल चीज है बेटा, जब हमने बिल्कुल 0 मिनट्स पे जैसे हमने ट्रांसफर करा, हमने सैंपल ले लिया, तो इसका मतलब उस समय जितने भी इकोलाई बैक्टीरिया हैं वो हैवी वाले आइसोटोप में कल्चर मीडियम में ग्रो होकर के आए हैं, तो हमें सेंट्रीफ्यूगेशन में ये हैवी बैंड मिल गया, राइट जी, हैवी बैंड। थोड़ा समय और बीत गया, जब 20 मिनट बीत गए, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसने डिवाइड करा, 2 डॉटर बैक्टीरिया बनाए होंगे, इसके अंदर का जो डीएनए है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड अनवाइंड हुए होंगे, और फिर जब नए पेरेंट डीएनए पे डॉटर डीएनए या ऑफस्प्रिंग डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, तब तक तो वो नॉर्मल लाइट नाइट्रोजन मीडियम में आ चुका है, तो नया नाइट्रोजन उसने पिक करा, तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड ओरिजिनल है और दूसरा नया सिंथेसाइज हुआ है। जो ओरिजिनल है उसमें N15 है, और जो नया सिंथेसाइज हुआ है उसने नए कल्चर मीडियम से N14 को पिक करा है, तो इसलिए हमें हाइब्रिड बैंड मिला एक 20 मिनट के बाद, जिसका कि इंटरमीडिएट है डेंसिटी, राइट। ये बिल्कुल नीचे है, हैवी है, ये इंटरमीडिएट है। और अगर 40 मिनट बाद हमने देखा, तो तब तक भाई और ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉलोनीज और ज्यादा आगे डिवाइड होकर के और डॉटर डीएनए जो है मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, तो नया नाइट्रोजन पिक कर रहे हैं वो, जो कि N14 है। सो और लाइट हो जाएगा वजन, लाइट बैंड हो जाएगा वो, है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से। इज इट क्लियर टू यू? तो अल्टीमेटली प्रूव हम ये करना चाह रहे हैं कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो एक स्ट्रैंड ओरिजिनल रहता है, और उस पेरेंटल स्ट्रैंड पे जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है वो नया बनता है, बिल्कुल। ओके, ठीक है जी, राइट। अब आप इस चीज को ऐसे भी देख लो, ये जो हैवी बैंड है ये क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स विद द हैवियर N15, इसमें हैवी है, नाइट्रोजन N15 है। 20 मिनट बाद जब हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, जो उसके हैवी स्ट्रैंड्स होंगे अनकॉइल हुए हैं और उनपे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया है, तो वो जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है, देखो हमने पीला रंग लिया है उसके लिए, N14 N15। सो जो हाइब्रिड डीएनए बैंड है, it has one strand of the lighter N14 and another strand of heavier N15, जो पेरेंटल स्ट्रैंड। और ज्यादा समय बीत जाएगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, हमें लाइट बैंड भी मिल जाएगा, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ लाइटर N14, ये इस तरह से। और साथ के साथ हाइब्रिड भी मिलेगा ना, क्योंकि जो उसका लाल वाला था वो भी तो एक येलो स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेगा। It contains one strand of lighter N14 and another strand of heavier N15, right? तो इससे ये पता चल गया कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता जाता है अगली जनरेशन में, तो ये मैकेनिज्म एक तरह से सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है। मीजल्सन एंड स्टॉल का ये एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देख लीजिए, ये कंप्लीटली हैवी है, यहाँ पे एक हैवी स्ट्रैंड, एक लाइट स्ट्रैंड, और जब ये वाला लाइट आगे जाके रेप्लिकेट करा है तो ऑफ कोर्स इसमें दोनों लाइट बन गए, और ये वाले में एक हैवी और एक लाइट हो जाएगा। मैं भी यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ जी, ये इस तरह से हो जाएगा। द सेम थिंग वी हैव शोन हियर, जनरेशन 2। इज इट क्लियर? बेसिक सा कंसेप्ट है, मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, बट यू हैव टू रिमेंबर नाउ यही है बेटा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, यानी ऑफस्प्रिंग डीएनए में हाफ पेरेंटल है और हाफ न्यू है। ये रहा जी पेरेंटल डीएनए, ये हमने दिखाया कि इससे बने डॉटर स्ट्रैंड्स आगे, राइट। तो जो ऑफस्प्रिंग डीएनए होगा वो आधा पेरेंटल है और आधा उसमें नया बना है, एक स्ट्रैंड नया बना है। इज इट क्लियर? आई होप यू एंजॉयड द सेशन। दो बातें आज हमने जानी, प्रोकैरियोट्स में डीएनए का पैकेजिंग कैसे है, यूकैरियोट्स में डीएनए का पैकेजिंग कैसे है, राइट जी। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, सोलेनॉइड क्या है, एंड अल्टीमेटली मीजल्सन एंड स्टॉल का ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया और हैवी नाइट्रोजन को लेकर के कर। आज के लिए इतना ही। रिवाइज जरूर कीजिएगा जो नोट्स आपने बनाए हैं, चीजें नई थी, कुछ टेक्निकल बातें भी होंगी, बिल्कुल नहीं घबराना है।
आप अपने मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहिए, सारी चीजें समझ आएंगी। राइट जी। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। डीपीपीस प्रैक्टिस जरूर करते रहिए।